पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हम स्टार्ट किए थे। फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंतर्गत हम हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर देख लिए थे। ठीक है, नाउ फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, जैसा कि हमने सिंपल डायोड बेस्ड रेक्टिफायर पढ़े हैं, तो डायोड बेस्ड रेक्टिफायर क्या करता है, इनपुट एसी सिग्नल को अनकंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। वो आपका नॉर्मल कन्वेंशनल टाइप का रेक्टिफायर सर्किट होता है जो कि डायोड बेस्ड होता है। बट हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रेक्टिफायर सर्किट है वो क्या है, फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट है। तो फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट का मतलब क्या हुआ, ऐसा रेक्टिफायर सर्किट जो इनपुट एसी सिग्नल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या हुआ कि इस रेक्टिफायर सर्किट से जो आउटपुट डीसी सिग्नल मिलता है, उस आउटपुट डीसी सिग्नल की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डिज़ायर्ड वैल्यू का हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इनपुट एसी सिग्नल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है वो एक एससीआर बेस्ड या फिर थायरिस्टर बेस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसका यूज़ हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, रोलर मिल्स, पेपर मिल्स या फिर इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, डीसी मोटर ड्राइव या फिर डीसी मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंतर्गत हम हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर देख चुके हैं। नाउ सेकेंड टाइप का है आपका क्या है, फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव, यहाँ पर वेव का मतलब होता है साइकिल और फुल का मतलब है, बोल सकते हो फुल साइकिल, दैट मीन्स कंप्लीट साइकिल। तो ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर ऐसा फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट जो इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट साइकिल या फिर बोल सकते हैं दोनों हाफ साइकिल या फिर क्या बोल सकते हैं हम, फुल साइकिल। क्लियर हुआ। क्या बोलेंगे, ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर ऐसा फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर फुल वेव का मतलब होता है कंप्लीट साइकिल और होल साइकिल या फिर दोनों हाफ साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। क्लियर हुआ। तो कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल। तो ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स होल साइकिल और क्या बोल सकते हैं इसको, बोथ हाफ साइकिल, होल साइकिल बोलो चाहे बोथ हाफ साइकिल, या फिर क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल इनटू कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी। क्लियर हुआ। बेसिकली क्या है, फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल की होल साइकिल बोलो या फिर दो हाफ साइकिल, बोथ हाफ साइकिल, मतलब कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल होता है वो एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव हाफ से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हाफ दोनों मिलाकर हम उसको क्या बोलते हैं, हम कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। तो जो इनपुट एसी सिग्नल की होल साइकिल या फिर कंप्लीट साइकिल को क्या करता है, कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल को किस में करता है, कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी। तो ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं। क्लियर हुआ? मतलब ये इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ एज वेल एज निगेटिव हाफ दोनों हाफ साइकिल को क्या करता है? कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट, ठीक है, सर्किट की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर अगर देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो टाइप। फुल वेव रेक्टिफायर में बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। एक आपका क्या होता है? सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, ये सर्किट की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर है। ठीक है, सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और दूसरा क्या होता है? ब्रिज टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट, सर्किट की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर। ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रिज टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर हुआ? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट है। क्लियर हुआ? सर्किट की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर दो तरीके से होता है, एक सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और दूसरा क्या होता है? ब्रिज टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब चलो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल स्टडी करते हैं। सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब देखो इसको, ये बेसिकली फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का ही टाइप है। फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या होता है? बेसिकली ऐसा फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के कंप्लीट साइकिल और होल साइकिल या फिर बोथ हाफ साइकिल को क्या करेगा? पल्सेटिंग कंट्रोल्ड डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज यूज ऑफ सेंटर टेप्ड टाइप ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ? तो ऐसा फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट होता है जिसमें सेंटर टेप्ड टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। ठीक है, तो सेंटर टेप्ड टाइप की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है और जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, ऐसे फुल वेव रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं? सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ड्यू टू use of center tapped type ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ? तो सेंटर टेप्ड टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं? सेंटर टेप्ड फुल वेव Due to use of center tapped type transformer, this type of rectifier circuit is called center tapped full wave phase controlled rectifier। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये तो सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्किटरी, ठीक है, तो सर्किट की कंस्ट्रक्शन की बेसिस पर ही एक क्लासिफिकेशन, अगर इसकी वर्किंग आउटपुट के अगर बेसिस पर अगर देखा जाए, वर्किंग प्रिंसिपल पर देखा जाए तो इसको क्लासीफाई नहीं करेंगे। ये तो आउटपुट, इसमें एवरेज, अगर आउटपुट डीसी सिग्नल की अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो जितना ब्रिज टाइप में मिलेगा सेम आपका किस में मिलता है? सेंटर टाइप में। चलो देखते हैं, क्योंकि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भी आपका सर्किट जो बनेगा वो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बने होंगे।
ठीक है। तो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का हम सर्किट देखते हैं। तो इसमें देखो, फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो चाहे नॉर्मल रेक्टिफायर हो, ट्रांसफार्मर का यूज़ होगा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा, ठीक है। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वह वो कहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो किस टाइप का यूज़ हुआ है, सेंटर टेप्ड टाइप का। तो सेंटर टेप्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर टर्मिनल से टैपिंग के थ्रू हम थर्ड नंबर का टर्मिनल भी निकाल देते हैं। तो इसमें 3 टर्मिनल दिख रहे। चलो यहाँ पर मैं एक लगा देता हूँ थायरिस्टर T1, इसको दे देते हैं अपन थायरिस्टर बोलो चाहे SCR बोलो, और इन दोनों के कैथोड को हम शॉर्ट कर देंगे, ऐसा जोड़ देंगे, और इन दोनों के शॉर्टेड पॉइंट्स और सेंटर टेप पॉइंट के बीच में हम क्या लगा लेते हैं, लोड रजिस्टर RL। सपोज इस लोड रजिस्टर में फ्लो होने वाले लोड करंट को मैं IL दे देता हूँ। इस वाले IL के फ्लो होने से इस RL के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होगा, वो आउटपुट वोल्टेज V0 कहलाएंगे। तो लेफ्ट एस निगेटिव और राइट एस पॉजिटिव। ये आपका सपोज AB इज प्राइमरी वाइंडिंग, suppose CD and this COD is secondary winding. Suppose this thyristor or this SCR is T1 and this thyristor या फिर SCR is T2। thyristor बोलो चाहे SCR बोलो, SCR दैट मीन सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। तो सिलिकॉन मटेरियल से मिलकर बना होता है और इसकी ऑपरेशन को हम एक रेक्टिफायर सर्किट की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो 2 थायरिस्टर यूज़ हुआ है, T1 T2 देख सकते हैं। ये इसमें यूज्ड जो ट्रांसफार्मर, ये वाला सेक्शन ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर जो यूज़ हुआ है वो सेंटर टेप्ड टाइप का ट्रांसफार्मर है। और ये फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट इनपुट AC सिग्नल के कंप्लीट साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करेगा। तो सेंटर टेप्ड टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है और ये इनपुट के दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर हुआ। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम AB से शो किए हैं। AB क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल को अप्लाई करते हैं उस प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, हम उस वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग COD है, जिसमें O जो पॉइंट है वो इसका सेंटर टेप्ड पॉइंट है। ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग के क्रॉस एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। सो दिस वाइंडिंग विल बी सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर हुआ। दिस इज AC सोर्स, सिंगल फेस AC सिग्नल। सपोज दिस इनपुट AC सिग्नल इज Vin। तो ये सिंगल फेस फुल वेव फेस सेंटर टेप्ड टाइप फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। मैंने कल के डेट में प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि यदि एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल है वो सिंगल फेस AC सिग्नल है तो वह फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या कहलाएंगे, सिंगल फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट कहलाएंगे। क्लियर हुआ। T1 T2 2 थायरिस्टर है, दोनों थायरिस्टर है उसके कॉमन पॉइंट एक कैथोड है, कैथोड को शॉर्टेड, इन दोनों के कैथोड के शॉर्टेड पॉइंट और सेंटर पॉइंट के बीच हम लोड लगा दिए, एक्सटर्नल लोड। सपोर्ट इस लोड रजिस्टर में फ्लो होने वाले लोड करंट को हम एजम्पशन कर रहे हैं कि राइट से किधर आ रहा है, वो लेफ्ट की ओर। अगर करंट का डायरेक्शन राइट से अगर लेफ्ट की ओर होंगे तो फ्लोविंग करंट है वो पॉजिटिव होगा। करंट फ्लोविंग करंट अगर पॉजिटिव हो गए तो इसके कारण डेवलप्ड वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव। क्लियर हुआ। तो ये Vin है, वह इनपुट AC सिग्नल है जिसे हमें कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना। क्लियर हुआ। अब चलो हम वेव फॉर्म की ओर चलते हैं। हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हर एक सर्किट के साथ वेव फॉर्म ड्रा करना कंपलसरी है जिसमें वेव फॉर्म होता है, ठीक है। तो ध्यान ये देंगे कि बिना वेव फॉर्म का इसका एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो हम इनपुट AC सिग्नल ड्रॉ करेंगे। इनपुट AC सिग्नल है क्योंकि इसी इनपुट AC सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें पल्सेटिंग DC में। क्लियर हुआ। इनपुट और आउटपुट कम से कम 2 वेव फॉर्म एटलीस्ट ड्रॉ करना अनिवार्य है।
ये हमारा इनपुट एसी सिग्नल 0, इसको दे देते हैं पाई, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, और 2 साइकिल बनाना है तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई। ये ओमेगा टी एक्सिस। क्लियर हुआ? तो ये इनपुट एसी सिग्नल है जो कि साइनोसाइडल सिंगल फेस एसी सिग्नल है, और इसी साइनोसाइडल सिंगल फेस एसी सिग्नल को ही हमें कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ? चूँकि यहाँ पर हम थैरिस्टर डिज़ाइन यूज़ किए हैं, उसको सेंटर टेप्ड कन्फिग्रेशन में यूज़ किए हैं, 2 थैरिस्टर का यूज़ हुआ है। दैट मीन्स हर एक थैरिस्टर है वो इंडिविजुअल हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्शन करेगा। क्लियर हुआ? तो एक थैरिस्टर एक हाफ साइकिल के लिए और दूसरा थैरिस्टर है वो दूसरे हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करेगा। क्लियर हुआ? तो देख लेते हैं। आप सभी को मैं प्रीवियस लेक्चर में बोला भी था कि थैरिस्टर ऐसा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको इजीली टर्न ऑन करने के लिए और डिज़ायर्ड टाइम में ही टर्न ऑन करने के लिए उसे एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देना पड़ता है। क्लियर हुआ? तो एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देते हैं हम आईजी के फॉर्म में, जिसको हम गेट करेंट पल्स बोलते हैं, गेट पल्स बोलते हैं। स्मॉल टाइम ड्यूरेशन और सफिशिएंट एम्पलीट्यूड का गेट पल्स जैसे ही हम थैरिस्टर के गेट में अप्लाई करते हैं, वह थैरिस्टर है वो ब्लॉकिंग स्टेट, दैट मीन्स ऑफ स्टेट से किस में चला जाता है, वो ऑन स्टेट में। तो चलो IG लिख लेते हैं। अगर इसको थैरिस्टर T1 के लिए शो करना है तो इसको IG1 दे देते हैं। क्लियर हुआ? अगर थैरिस्टर T2 सेकेंड नंबर के लिए अगर शो करना है तो एक और बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट एग्ज़ाम में बिना वेव फॉर्म का आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा और न ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? ये IG1 फर्स्ट थैरिस्टर का गेट प्लस सेकेंड थैरिस्टर का गेट प्लस IG2, ये 0 है। सपोज दिस इज अल्फ़ा, ये पाई है तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फ़ा। ये 2 पाई है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ये 3 पाई है तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, फायरिंग एंगल है। फायरिंग एंगल किसको बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर एंगल में हम थैरिस्टर को एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं उस एंगल को क्या बोलते हैं, फायरिंग एंगल बोलते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं जिस पर्टिकुलर एंगल से थैरिस्टर अपना कंडक्शन स्टार्ट करता है उस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलते हैं, फायरिंग एंगल। क्लियर हुआ? तो ये 0 हो गए, ये अल्फ़ा, ये वाला पाई, ये सब शो करना पड़ेगा भाई, पाई प्लस अल्फ़ा। ये 2 पाई, ये आपका 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ये 3 पाई, ये आपका 3 पाई प्लस अल्फ़ा। ये 4 पाई, ये ओमेगा टी ऐसा दे दो। ठीक है? वैसे यहाँ पर ये 0 अल्फ़ा ये सब शो करना पड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए इस टाइम ड्यूरेशन का ज़रूरत पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक कब क्या हो रहा है कैसे। 3 पाई प्लस अल्फ़ा, ये 4 पाई, ये ओमेगा टी। तो ये IG1 है, गेट पल्स फॉर थैरिस्टर T1, दिस इज गेट पल्स फॉर थैरिस्टर T2। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से थैरिस्टर को कब कब हम फायरिंग पल्स दे रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है? ये पूरा वेव फॉर्म बड़ा बनता है और बनाना भी, भले ही हर एक टॉपिक हर एक थ्योरी के लिए आप गेट पल्स एग्ज़ाम में ना बनाओ चलेगा, बस इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म तो आपको बनाना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक लोड करेंट IL के लिए और यहाँ पर दे देते हैं ओमेगा टी। आउटपुट वोल्टेज ये यहाँ पर ये 0 अल्फ़ा पाई, पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई का 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 3 पाई, 3 पाई प्लस अल्फ़ा और ये 4 पाई। यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो फायरिंग एंगल है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर हम इस सर्किट के प्राइमरी वाइंडिंग AB के अक्रॉस एक्सटर्नल सिंगल फेस AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और इसी सिंगल फेस AC सिग्नल को ही कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना। क्लियर हुआ? तो जैसे ही इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग AB के अक्रॉस एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 0 to 5। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई के लिए सर्किट का A टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज और B टर्मिनल पर क्या हो जाता है, निगेटिव वोल्टेज है वो
अपीयर होगा। ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 0 टू पाई, ऐसा थ्योरी में लिखना पड़ेगा आप लोग को। ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई के लिए सर्किट के ए टर्मिनल पर पॉजिटिव और बी टर्मिनल पर नेगेटिव वोल्टेज क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। क्लियर हुआ। ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, और ट्रांसफार्मर एक्शन दैट मीन्स फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के कारण इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो सी पॉइंट पर पॉजिटिव और डी पॉइंट पर क्या होंगे, नेगेटिव। सी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण थायरिस्टर T1 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में आ जाएगा, बट डी पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से थायरिस्टर T2 है वो रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे। रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में होने के कारण थायरिस्टर T2 है वो ऑफ रहेगा। दैट मीन्स उससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। जब उससे कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स थायरिस्टर T2 है वो ओपन सर्किट की तरह या फिर ऑफ स्विच की तरह एक्ट करेंगे। मतलब इससे हो, क्योंकि ये हाईली रिवर्स है, हाईली रिवर्स होने की वजह से ये क्या रहेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन में रहेंगे। और रिवर्स ब्लॉकिंग कंडीशन में होने के कारण इससे होकर कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू 0 होने से ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी टर्न ऑन, इसको ऑन नहीं कर सकते क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग है। ठीक है। सी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप होने के कारण थायरिस्टर T1 है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहने के बाद भी वह थायरिस्टर है वो ऑफ रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि थायरिस्टर को ईजिली टर्न ऑन करने के लिए उसकी गेट पर एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करना पड़ता है। जैसे ही थायरिस्टर T1 के गेट पर ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे, ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे स्मॉल टाइम ड्यूरेशन और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन एंड सफिशिएंट मैग्नीट्यूड की जैसे ही एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, ये थायरिस्टर T1 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में चला जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से कहाँ चला जाता है, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में। और जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा, वो थायरिस्टर T1 है वो ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फाइनली करंट है वो सी पॉइंट, क्योंकि सी पॉजिटिव है, सी पॉइंट सी से आपका थायरिस्टर T1, थायरिस्टर T1 से आपका लोड रजिस्टर RL, लोड रजिस्टर R से सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, सर्कुलेट होता है। इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, ये रिवर्स होने की वजह से। यहाँ पर करंट सी पॉइंट से थायरिस्टर T2, थायरिस्टर T2 से लोड रजिस्टर RL से होते हुए ओ पॉइंट में क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट लोड में एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग करंट है वो पॉजिटिव होगा, और करंट की वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण इसके क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखो, जैसे ही आपका ये तो ओपन की तरह है, ये आपका T1 ऑन हुआ, ऑन होने से शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। दैट मीन्स एक सिंपल एक वायर की तरह समझो। ठीक है, तो ये लोड और ये सोर्स है, क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को हम पल्सेटिंग DC आउटपुट वोल्टेज, तो ये पल्सेटिंग DC आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट्स दिस सोर्स वोल्टेज का ही फॉलो करेगा। मतलब ये वोल्टेज है वो इस वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में किस फॉर्म में पेयर हो जाएंगे, पैरेलल फॉर्म में। और पैरेलल में होने के कारण वो दोनों की वोल्टेज वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हमने इसको ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे फायरिंग पल्स दिया। जिस टाइम पे फायरिंग करोगे उसी टाइम इंस्टेंट से ही वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स उसी टाइम इंस्टेंट पे ही वो टर्न ऑन होंगे, और उसी टाइम इंस्टेंट से ही करंट का फ्लो होना शुरू होगा। क्लियर हुआ। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई तक का ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग था, बट थायरिस्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में होने के बावजूद भी कंडक्शन नहीं कर पाता जब तक हम उसमें एक्सटर्नल ट्रिगरिंग ना करें। क्लियर हुआ। तो हमने इसमें ओमेगा टी इक्वल टू इस अल्फ़ा पे हमने ये उसके गेट पर एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिकल पल्स अप्लाई किया, जैसे उसमें एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स दिया, थायरिस्टर T1 है वो ऑन हुआ। थायरिस्टर T1 के ऑन होने से वो ऑन स्विच क्लोज स्विच शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, जिससे करंट है वो सी से थायरिस्टर T1 से लोड रजिस्टर RL से होते हुए ओ पॉइंट में सर्कुलेट हुआ। फ्लो होने वाला करंट हमारे एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हुआ, इस कारण फ्लोइंग करंट पॉजिटिव हुआ और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव। तो करंट कहाँ से, अल्फा से कहाँ तक का गया, पाई तक का गया। ठीक है, ये भी साइनोसाइडल नेचर के ही रहे हैं। क्यों साइनोसाइडल नेचर के रहे हैं, क्यों साइनोसाइडल नेचर के रहेगा, क्यों साइनोसाइडल नेचर के रहे, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल सिग्नल साइनोसाइडल नेचर। तो ठीक है, तो अल्फा पे फायर किए पाई तक, ठीक है। फिर आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इनवेलप का, देखो करंट को थोड़ा छोटा बनाना, वोल्टेज का पल्स थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई तक। देखो अब पाई से लेकर 2 पाई, दैट मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में सर्किट के प्राइमरी वाइंडिंग ए पर नेगेटिव और बी पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होगा। क्लियर हुआ। अगेन ट्रांसफार्मर एक्शन होगा और फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के कारण इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो सी पॉइंट पे नेगेटिव और डी पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सी पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होने से थायरिस्टर T1 है वो हाईली रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे और हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण वो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। क्यों टर्न ऑफ हो जाएगा बोला, क्योंकि इसके पहले वो क्या था, टर्न ऑन था। तो हाईली रिवर्स बायस्ड होने की वजह से थायरिस्टर T1 है वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। टर्न ऑफ हो जाएंगे दैट मीन्स ये इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा, मीन्स ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। डी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होने से थायरिस्टर T2 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगा। डी पॉइंट पे इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण थायरिस्टर T2 है वो हाईली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में है दैट मीन्स उस थायरिस्टर T2 को टर्न ऑन कर सकते हैं, किया जा सकता है। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा पे, जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा पे हम स्मॉल टाइम ड्यूरेशन एंड सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल ट्रिगरिंग गेट पल्स अप्लाई करते हैं, थायरिस्टर T2 है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसको ट्रिगरिंग पल्स नहीं देंगे तो टर्न ऑन तो होगा, बट उसके टर्न ऑन में डिफ़िकल्टीज आएंगे, टाइम लगेगा। जिस टाइम इंस्टेंट पर जिस वे पे आप उसको टर्न ऑन करना चाहेंगे वैसा आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो जैसे ही T2 के गेट पर हम एक्सटर्नल गेट पल्स अप्लाई करते हैं, थायरिस्टर T2 टर्न ऑन हो जाता है और टर्न ऑन होकर एक ऑन स्विच क्लोज स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो डी पॉइंट से थायरिस्टर T2 से लोड रजिस्टर RL से होकर ओ पॉइंट पे क्या होता है, सर्कुलेट होता है। देख लो अगेन करंट है वो एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट की वैल्यू पॉजिटिव होता है और फ्लोइंग लोड करंट की वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव। अगेन T1 की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि T1 तो हाईली रिवर्स होने की वजह से ऑफ हो गया।
ऑफ हो गया, दैट मीन्स वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करने लग गया, तो ओपन सर्किट से होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। तो पूरे करंट है वो डी से T2, T2 से लोड RL, RL से ओ पॉइंट में सर्कुलेट हुआ। करंट का फ्लो सर्किट में एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोविंग करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगा। फ्लोविंग करंट पॉजिटिव होने के कारण डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? तो देखो करंट पॉजिटिव है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने Ig2 कहाँ पर दिया, पाई प्लस अल्फ़ा, तो पाई प्लस अल्फ़ा से ही करंट फ्लो होगा, कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक, क्योंकि 2 पाई तक का हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। जहाँ से फायर हुआ वहीं से करंट फ्लो हुआ और वहीं से ही वोल्टेज मिलेगा, और ये जो आउटपुट जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज के इन्वेलप का फॉलो करेगा, मतलब जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट मिलेंगे, बट आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये है, आपको पूरा दर्शाना है, 0 ये अल्फ़ा है, ये फाई है, ये फाई प्लस अल्फ़ा, ये 0.2 पाई, ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 3 पाई प्लस अल्फ़ा, और ये 4 पाई। क्लियर हुआ? ड्यूरिंग दी नेक्स्ट साइकिल फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल 2 पाई टू 3 पाई। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फिर से ए पॉइंट है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज और बी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। अगेन ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, और ट्रांसफार्मर एक्शन होने से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज सी पॉइंट पे पॉजिटिव और डी पॉइंट पे क्या होगा, निगेटिव। डी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण थायरिस्टर T2 है वो हाईली रिवर्स हो जाएंगे, और हाईली रिवर्स होने के कारण थायरिस्टर T2 है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑफ हो जाएगा क्यों बोला, क्योंकि इसके जस्ट पहले हाफ साइकिल में टर्न ऑन था। टर्न ऑफ हो जाएंगे, दैट मीन्स ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो। थायरिस्टर T1 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में रहेंगे। जैसी एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे स्मॉल टाइम ड्यूरेशन और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का हम एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, थायरिस्टर T1 है वो टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन हो जाता है, ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। फाइनली करंट है वो सी पॉइंट, सी से थायरिस्टर T1 से होते हुए आपका लोड RL से अगेन सेंटर पॉइंट पे सर्कुलेट होता है। अगेन लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोविंग लोड करंट की वैल्यू पॉजिटिव होता है। फ्लोविंग लोड करंट की वैल्यू पॉजिटिव होने से लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलती है। क्लियर हुआ? तो लोड करंट की वैल्यू कहाँ से फायर किया, यहाँ से फायर किए, 2 पाई से कहाँ था, 3 पाई तक, जहाँ से फायर किए वहीं से करंट फ्लो हुआ, और वहीं तक ही आपको क्या मिलेंगे, वोल्टेज मिलेंगे। क्लियर हुआ? अगेन 3 पाई से 4 पाई में फिर से 3 पाई प्लस अल्फ़ा पे सेकेंड, ऐसा यहाँ से फिर से ये ऐसा। क्लियर हुआ? तो ये है इसका वेव फॉर्म। जब तक आप वेव फॉर्म ड्रॉ नहीं करोगे एग्ज़ाम में तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये आउटपुट वोल्टेज का जो कि पल्स सेटिंग कंट्रोल्ड डीसी वोल्टेज का है, ये आपका करेंट का है, लोड करेंट का। ये सेकेंड थायरिस्टर का गेट पल्स है, ये फर्स्ट थायरिस्टर का। फर्स्ट वाले थायरिस्टर को पहले अल्फ़ा पे फायर किया, दूसरे बार उसको 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे। सेकेंड थायरिस्टर जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में आया तो उसको पाई प्लस अल्फ़ा पे फायर किया, और 3 पाई प्लस अल्फ़ा पे फायर किया। क्लियर हुआ? तो कोई एक ही थायरिस्टर है वो एक हाफ साइकिल के लिए अपना कंडक्शन स्टार्ट करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में रहेंगे सिर्फ उसी बस को ही ऑन कर सकते हैं, दूसरे थायरिस्टर को हम टर्न ऑन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जिस इंस्टेंट पर वो ऑन होगा उसी इंस्टेंट से ही उसमें करंट का फ्लो होना शुरू होगा। क्लियर हुआ? और उसी इंस्टेंट के बाद ही आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। क्लियर हुआ? अब रही बात ये सब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सारे जो है वो क्या है, एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण करंट पॉजिटिव होने से वोल्टेज भी पॉजिटिव। क्लियर हुआ? आई थिंक सबको क्लियर हो गया। तो करंट भी हमेशा पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव, इसका ऊपर ड्रॉ किया।
रही बात टाइम ड्यूरेशन, तो जितने टाइम तक वो ऑन है उतने ही टाइम ड्यूरेशन तक। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कोई भी थरिस्टर ऑन नहीं है, इस कारण कोई लोड का करंट फ्लो नहीं हुआ। लोड करंट जीरो तो वोल्टेज भी जीरो। यहाँ पर भी वैसे सब सेम केस। तो जिस इंस्टेंट पे आप एक्सटर्नल पल्स दोगे उसी इंस्टेंट पे ही वो ऑन होगा, और जिस इंस्टेंट से टर्न ऑन होंगे उसी इंस्टेंट से ही करंट का फ्लो होगा, और उतने ही ड्यूरेशन के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज है वो मिलेगा। क्लियर हो? तो मैं सोचता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो रहा है यहाँ पर, हम गेट पल्स को फायरिंग एंगल अल्फ़ा, देखो मैं कंक्लूज़न बता रहा हूँ, इतना तक तो लिखना है और बनाना ही है थ्योरी। मैंने जितना लेक्चर दिया उसको अपने ऑन वर्ड्स में बिल्कुल आप सुन कर नोट्स बनाए। हमने यहाँ पर फायर किया, हमने इस इंस्टेंट से फायर किया, तो इतने ड्यूरेशन तक आपका थरिस्टर ऑन है। अगर मैं थरिस्टर को इस पॉइंट पे ऑन करूँगा, फायर करूँगा, तो यहाँ तक के लिए बस ऑन होगा, और इतना ही वोल्ट इतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। अगर थरिस्टर को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं फायर किया, तो थरिस्टर है वो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ही आपका क्या होगा, ऐसे ऑन होगा, और इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अगर थरिस्टर को इस पॉइंट पे फायर करता है तो थरिस्टर इतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑन मिलता है और इतना ही आउटपुट मिलता है। ये मैं आपको कंक्लूज़न बताने के लिए इसके साथ थ्योरी ऐड नहीं करना। तो हो क्या रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो थरिस्टर का कंडक्शन ड्यूरेशन चेंज हो रहा है। थरिस्टर का कंडक्शन ड्यूरेशन चेंज होने से उस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। तो देखो हो क्या रहा है, हमने ये फुल साइकिल दिया, इतना फुल साइकिल है, एक पॉजिटिव और हमने फुल साइकिल पॉजिटिव और निगेटिव दिया, तो पॉजिटिव के लिए भी हमें आउटपुट मिला और इस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिला। तो इनपुट एसी के दोनों हाफ साइकिल के लिए हमें कंट्रोल्ड डीसी मिल रहा है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, फुल वेव फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सर्किट है वो सेंटर टेप्ड टाइप का सर्किट है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर टेप्ड फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थैंक यू।